Hello students, welcome to S2 on. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। उसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम नहीं पढ़े, एनिमल किंगडम आप लोग को दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़े थे, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर बताए थे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी, प्लांट किंगडम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग 12th पास आउट स्टूडेंट, आपको क्या देखना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन लगभग आएगा चैप्टर नंबर 1 +2 +3 से। नीट में क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, मतलब लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम से। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा एग्जाम्पल वगैरह सब याद रहना चाहिए। मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर था आपका, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर में लगभग आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में। ठीक है, और एनाटॉमी में 2 से 3 क्वेश्चन आता है हर साल। सेकेंडरी ग्रोथ से 1 क्वेश्चन रहेगा और 1 क्वेश्चन सेकेंडरी ग्रोथ से पहले या तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट स्टेम लीफ से रहेगा या फिर आपके टिश्यू से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बताए मार्क्स डिवीजन, कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो नया चैप्टर हमारा क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे आसान चैप्टर आपको लगता होगा 11th में, क्योंकि 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में पढ़े होंगे, ये पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर। ठीक है, तो 11th क्लास में आसान लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें हम लोग वो चीज पढ़ेंगे जो चीज हम लोग 9th में या 8th में या 7th में नहीं पढ़े थे। तो हम लोग सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है उसमें हमको वो चीज पढ़ना है जो हम लोग अब तक 9th में नहीं पढ़े थे, 10th तक नहीं पढ़े थे, और जो चीज पढ़ चुके हैं उसको हम फास्ट रिवीजन करेंगे या बता देंगे, आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। क्लियर है, तो इसमें जो मेन चीज आपको समझना है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग बचपन में नहीं पढ़े थे। ठीक है, ये बस इतना जानते थे, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, खत्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर उसका क्या फंक्शन होता है, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है, ये सब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो ये मेन आपका टॉपिक रहेगा, फ्लूइड मोजेक मॉडल और न्यूक्लियस, क्योंकि बाकी जितने ऑर्गेनेल हैं, ऑर्गेनेल के छोटे मोटे फंक्शन है, 2-2 3-3 फंक्शन है, वो सब फंक्शन आप लोग बचपन से पढ़े हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको एटीपी हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, एटीपी बनाता है। गोल्जी बॉडी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, इन सब का क्या काम होता है सब आपको पता है, सबका फंक्शन आपको पता है। तो मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, और इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, न्यूक्लियस। ये मेन हमको फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें व्हाट इज सेल, सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज सेल। तो सेल का डेफिनेशन जब आपसे पूछते हैं तो आप क्या बोलते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी लाइफ होगा अर्थ पे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अलगी हो, फंजाई हो, कुछ भी होगा तो वो किससे बना हुआ होगा, सेल से बना हुआ होगा, क्योंकि लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है, फिर आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन फॉर लाइफ, व्हाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज टिश्यू परफॉर्म्स पर्टिकुलर फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सेल है तो उस सेल में रेस्पिरेशन होगा, उस सेल में एक्सक्रेशन होगा, उस सेल में डाइजेशन होगा, सब कुछ एक सिंगल सेल में होगा। एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करेगा क्योंकि उसको जिंदा रहना है। ठीक है, खाना खाएगा, डाइजेशन होगा, उसमें एक्सक्रेशन होगा, जो टॉक्सिक पदार्थ है उसको बाहर निकालना है। तो ये सब क्या है, नेसेसरी फंक्शन है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन,
एक्सक्रेशन, ये सब एक सिंगल सेल कर रहा है बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन जब हम यूनिसेलुलर से शिफ्ट करते हैं किधर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही रेस्पिरेशन करने के लिए एक सेल नहीं होता। जैसे हम ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए एक सिंगल सेल नहीं है, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन से मिलकर बना है। और ऑर्गन क्या है, लंग्स, ठीक है। तो लंग्स टिश्यू है, हमारा ट्रेकिया टिश्यू है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं कि बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको करने के लिए टिश्यू होता है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारा फंक्शन सेल अकेले करता है, ठीक है। उसके पास कोई स्पेसिफाइड फंक्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेल थ्योरी। सेल का डेफिनेशन आपको बता दिए, व्हाट इज सेल। सेल का डेफिनेशन क्या बताया आपको, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री, सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक जो है सेल को, ये डेड सेल को देखा था। फिर लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा, 1674 में एंटन वन लीवनहुक ने टीथ स्कम में देखा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी क्या है, इसको समझते हैं। सेल थ्योरी का दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेटमेंट सेल थ्योरी का क्या कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स और एनिमल सारे आ गए, ठीक है, इज मेड अप ऑफ या मेड ऑफ सेल। कोई ऐसा दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि लिविंग है और सेल से नहीं बना हुआ है। तो सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या कहता है कि सेल फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो पहला सेंटेंस तो समझ में आ गया, दूसरे सेंटेंस में आगे फंस गए। क्या कहता है, सेल फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है कि अभी एक सेल प्रेजेंट है, इस सेल से क्या बनेगा, दो सेल बनेगा, डिवाइड करेगा, फिर इस दो सेल में फिर डिवीजन होगा, दो सेल से क्या बनेगा, चार सेल बनेगा। तो एक सेल से जो दूसरा सेल बनेगा, वो दूसरा सेल किससे बना है, प्री एग्जिस्टिंग पहले सेल से, पहले से जो मौजूद है उससे सेल से, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब पीछे जाते जाएंगे यहां से हजारों लाखों साल पीछे, तो एक समय ऐसा होगा जब धरती पे पहला सेल बना होगा, तभी तो उससे दो सेल बना, फिर उससे चार सेल बना और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। तो जो सेल अभी है उससे पहले एक सेल बना होगा। जैसे ह्यूमन के केस में देखिए, सबसे पहला सेल क्या होता है ह्यूमन का, जायगोट। जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। मोरुला ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस, फीटस पूरा चाइल्ड होता है, और पूरा चाइल्ड फिर ग्रो करके पूरा ह्यूमन बीइंग बनाता है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से स्टार्ट किया। अब वो सिंगल सेल कहां से बना, जायगोट कहां से बना, तो जायगोट बनता है कहां से बताइए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है कि नहीं बनता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनाया, जायगोट। अब ये मेल गैमेट कहां से आया था, मेल पेरेंट से, फीमेल गैमेट कहां से आया था, फीमेल पेरेंट से, दोनों मिलकर बनाया जायगोट। इस जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि पहला कोई सेल होगा जिससे डिवाइड करके बाकी सारा सेल बना होगा। तो अगर आप पूछेंगे कि जब पूरे अर्थ पे सबसे पहला सेल बना होगा, तो वो सबसे पहला सेल कैसे बना होगा, ठीक है। क्योंकि ये सेल थ्योरी बोल रहा है कि जो भी नया सेल बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल किससे बनता है, समस्या ये है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल फिर कहां से बना होगा। तो वो कैसे, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। और इवोल्यूशन में आपको बताया जाता है कि सबसे पहले क्या होता है,
ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, सबसे पहला सेल बना था, वो कैसे बना था उसके बारे में बोल रहा है कि केमिकल इवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे, पहले एटॉमिक स्टेज है, एटॉमिक स्टेज के बाद मोलिकुलर स्टेज है, मोलिकुलर स्टेज के बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर उसके बाद आपका प्रोटोबायोन्स, प्रोटोसेल, कोसरवेट्स वगैरह सब बनता है, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनली जाके एक प्रोकैरियोट बना था, और उस प्रोकैरियोटिक को हम क्या बोले, सेल बना है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल बनता है फाइनली जाके, और फिर उस प्रोकैरियोटिक सेल में फिर म्यूटेशन से क्या बनता है, यूकैरियोटिक सेल बनता है, फिर यूकैरियोटिक सेल से ब्लू ग्रीन अलगी, प्रोकैरियोटिक सेल से ब्लू ग्रीन अलगी, यूकैरियोटिक सेल से और बाकी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। तो धरती पे सबसे पहला जो सेल बना था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के, कि सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा कि सबसे पहला सेल कौन सा बना था, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, तो आप क्या बताएंगे, प्रोकैरियोट बना था। ये बिग बैंग थ्योरी से सेल का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिग बैंग थ्योरी हमको यूनिवर्स का ओरिजिन बताता है, ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना था उसको एक्सप्लेन करने के लिए बिग बैंग थ्योरी है, सेल कैसे बना उसको एक्सप्लेन करने के लिए बिग बैंग थ्योरी नहीं है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के बाद प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अभी अभी आपको हम सबसे पार्ट क्या बताया, एक पॉइंट बताया है कि द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड ऑन अर्थ, पहला सेल जो अर्थ पे बना वो क्या बना था, प्रोकैरियोटिक सेल बना था, और बाद में फिर क्या बना, यूकैरियोटिक सेल बना। क्लियर है आपको। अब समस्या एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल और वो क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस आपको याद रखना है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज अब्सेंट, माइनस और एंटी लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, अब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते क्या है, पहले ये आपको जानना पड़ेगा। यूकैरियोटिक सेल, इससे पहले आप सेल जानते होंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का एग्जांपल बताइए आप। प्रोकैरियोट्स नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बढ़िया। आप पहले बताइए कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का एग्जांपल, जैसे क्या होगा, लाइसोसोम, जैसे क्या होगा, गोल्जी बॉडी, जैसे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे इसके अलावा आपको जो बताए थे न्यूक्लियस, अगर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होंगे कहाँ नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। इसके अलावा और सिंपल सा डिफरेंस आपको पहले से पता होगा कि न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियोलस अब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब अब्सेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब अब्सेंट होंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट में फिर कैसे होगा, हम बोलते हैं कि यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक सेलुलर रेस्पिरेशन किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यहां पे होता है मेसोसोम, क्या होता है, मीसोसोम। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, मीजोसोम होता है, और ये मीजोसोम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, इन्वेजिनेशन होता है, उसी से मीजोसोम बनता है। क्लियर है। तो इस तरह से छोटे मोटे डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में आप लोग पहले से जानते हैं। इसके अलावा जैसे देखिए मीसोसोम जिस तरह से हम बताया, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो सब क्या है, बैक्टीरिया है। ऑल द प्रोकैरियोट्स आर ग्रुप्ड अंडर बैक्टीरिया, यानी कि किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, हम जब आपको प्लांट किंगडम पढ़ा रहे थे तो बताए थे, किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो सब के सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो दुनिया का जितना बैक्टीरिया होगा सब के सब क्या होगा,
प्रोकैरियोटिक सेल होगा। और बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो आप बताएंगे सेल वॉल, CW लिख देते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा। एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होता है। ये आपको एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटा मोटा डिफरेंस आपको पहले से पता होगा, डिफरेंस याद रखेंगे। अब 11th क्लास में आगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफिनेशन पर डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे ध्यान से, उसमें ज्यादा सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल इन्वेलप की बात कर रहे थे हम कि प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में, अगर यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल हमेशा होगा, यूकैरियोटिक सेल में अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि सेल वॉल में क्या क्या होता है। जो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, ध्यान दीजिएगा, जनरली प्लांट सेल कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक है, तो सेल वॉल में आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, टर्शियरी सेल वॉल होता है। पहले प्राइमरी बनता है, बाद में सेकेंडरी बनता है, फिर टर्शियरी सेल वॉल बनता है। ठीक है, सेलुलोज का बनता है, ग्लाइकेन का बनता है, पेप्टिन का बनता है। तो इस सेल वॉल, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात कर रहे हैं हम। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो सेल वॉल के बीच में कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, उस कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और जिस चीज से वो जुड़ा होता है एक दूसरे से, एक सेल दूसरे सेल से, सेल वॉल से जिस चीज से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिड से बनता है मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला formed from calcium and magnesium pectate। पेक्टेट मतलब पेक्टिन। पेक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो पेक्टिन का जो सॉल्ट है, कैल्शियम के साथ पेक्टिन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट। और इसी से मिलकर बना हुआ क्या होता है, मिडिल लेमिला। ठीक है, तो एक तो होता है प्लाज्मोडेस्माटा, एक क्या होता है, मिडिल लेमिला। ये चीज आपको हम कॉन्सेप्ट बताए। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा बात किया, अब हम थोड़ा सा बात क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या, सिंगल और निकोल्सन का क्या, कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। कौन सा मॉडल है, तो फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। फ्लूइड मोजेक मॉडल बोलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन, जैसे अगर मान के चलिए ये सेल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इस सेल के ऊपर अगर ये सेल वॉल, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो इसमें सेल वॉल भी होगा। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब होगा। ये ग्रीन कलर का हम क्या बना दिए, क्लोरोप्लास्ट बना दिए। ये मान के चलिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन को जब हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, माइक्रोस्कोपिक फीचर में देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो ये कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम यहां से क्रॉस सेक्शन लेते हैं और इसी को जूम करके आगे देखेंगे। फ्लूइड मोजेक मॉडल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखेगा, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप में देखेंगे जूम करके, तो ये कैसा दिखेगा, इसको समझिए।
देखिए ध्यान से, ये जो है फॉस्फोलिपिड बायलेयर बोलते हैं इसको। आपसे पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, तो आप क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। मतलब एक लेयर ऊपर होगा और एक लेयर नीचे होगा। ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर हो गया। ठीक है, अब इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक होता है हेड, एक होता है टेल। जैसे इसको उठाएंगे तो ये क्या है, इसको बोलेंगे हेड और इसको बोलेंगे टेल। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर, नाम क्या है? फॉस्फोलिपिड, मतलब ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फोरस है, ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फोरस है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर और एक होता है टेल। तो हेड जो होता है वो पोलर होता है। हेड कैसा होता है? पोलर। पोलर किसको बोलते हैं? पोलर जिसको बोलते हैं जिसमें चार्ज होता है, और नॉन पोलर किसको बोलते हैं? जिसमें चार्ज नहीं होता है। तो हेड कैसा होता है? पोलर, और टेल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। टेल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। तो हेड पोलर और टेल क्या हो गया? नॉन पोलर। समझ आ रहा है? अब होता क्या है कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन, मान के चलिए ये सेल था, ठीक है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा जिसका 70% लगभग क्या होता है? पानी होता है। ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और सेल के बाहर भी क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और उसमें भी क्या होता है? वाटर होता है। तो सेल के अंदर भी वाटर मिलेगा, सेल के बाहर भी वाटर मिलेगा। जैसे अगर ये मेरा हैंड है तो इस हैंड में अंदर जो सेल होगा, उस सेल के बगल में दूसरा सेल होगा, दो सेल के बीच में जो स्पेस होगा उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं उसको। और एक सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। अब बात यह है कि जो पोलर हेड है, पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और जो नॉन पोलर टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है इसको समझिए। हाइड्रो का मतलब वाटर, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है उसको समझना है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिंग और लविंग, अट्रैक्टिंग। ठीक है, और फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग। फिलिक का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्टिंग, और फोबिक का मतलब क्या हो गया? रिपेलिंग। तो मतलब जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा। हेड क्या करेगा? वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वाटर लविंग। ठीक है, लविंग या अट्रैक्टिंग। हाइड्रोफिलिक क्या हो जाएगा? वाटर लविंग। भैया क्वेश्चन सही बता रहे हैं। फिर बोल रहा है टेल। टेल क्या होगा? नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब रिपेलिंग। तो टेल क्या हो जाएगा? वाटर रिपेलिंग। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि सेल के बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, तो कौन सा इंड जो है वाटर की तरफ फेस करेगा? कौन सा इंड वाटर की तरफ फेस करेगा? जो वाटर अट्रैक्टिंग होगा वो वाटर की तरफ रहेगा। तो वाटर तो दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ वाटर अट्रैक्टिंग होना चाहिए, यानी कि हेड दोनों तरफ बाहर की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेड जो होना चाहिए वो बाहर होना चाहिए, क्योंकि हेड क्या है? वाटर लविंग, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग है। ठीक है, तो इधर अंदर की ओर भी वाटर है, बाहर की ओर भी वाटर है, तो बाहर की ओर भी हेड होगा, अंदर की ओर भी हेड होगा। तो मतलब टेल क्या होगा? बीच में होगा, और इसको उल्टा करके इस तरह से लगाना होगा। बाहर की ओर भी वाटर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हेड हो गया। इधर भी अंदर की ओर भी वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेड हो गया। तो पोलर हेड का अरेंजमेंट कैसे होता है ये आपको समझाए कि जिधर जिधर वाटर है उधर हेड होगा, और बीच में क्या होगा? टेल होगा। बीच में क्या होगा? टेल होगा, वाटर रिपेलिंग के कारण। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। जो पोलर हेड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बना होता है, लिपिड से होता है। ठीक है, तो मेनली लिपिड होता है किसमें? हेड में। और ये टेल जो होता है वो नॉन पोलर किसका होता है? वो हाइड्रोकार्बन का होता है। क्लियर है आपको? तो ये आपको समझना है मेनली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। अब इसके बाद की बात करते हैं कि एक सेल है, अगर ये, इस सेल को बाहर से कुछ लेना होगा या अंदर से कुछ बाहर भेजना होगा, तो इसके पास क्या होता है? ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसको कि हम लोग आयन चैनल्स बोलते हैं या फिर कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन चैनल्स या फिर कैरियर प्रोटीन। तो इसको पहले मिटा देते हैं हम।
अब देखिए ये सेल है, ये सेल था, इस सेल के किसी एक मेम्ब्रेन को फोकस कर रहे हैं हम, तो इस मेम्ब्रेन का हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिए। बाहर की ओर जो है हेड होगा और अंदर की ओर क्या होगा, टेल होगा। यहां तक क्लियर है आपको? अब हम बोल रहे हैं कि इस मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर जाना है या फिर बाहर से अंदर कुछ लाना है, तो इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। ये मान के चलिए आपका क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या करेगा, इसमें चैनल होता है, इसके थ्रू अगर ए सब्सटेंस है तो इधर से घूम के कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो ये इधर आ गया। ठीक है, फ्लिपिंग हो सकता है प्रोटीन का, इस तरह से घूम जाएगा, ये घूम के उस साइड चला जाएगा, तो इस टाइप से हो जाएगा। कहने का मतलब कैरियर प्रोटीन, इसका हम नाम क्या दे रहे हैं, कैरियर प्रोटीन, या फिर बोल सकते हैं आप ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ठीक है, तो सेल के मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, बहुत सारा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह सब होता है, जो कि एंटीजन मार्कर का काम करता है। ये सब आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये आपको हम थोड़ा सा बताएं कि ट्रांसपोर्टर इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना है, तो कैरियर ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पैसिव मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने आप रास्ता मिल जाएगा उसको, एक ट्यूब मिल जाएगा, उस ट्यूब से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अपने आप चले जाएगा। या फिर कुछ सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप होते हैं। ठीक है, तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करेगा, सेल के मेम्ब्रेन में ही होता है, तो वो पंप क्या करेगा, एटीपी यूज करेगा, खर्च करेगा, तब जाके एक ऑब्जेक्ट, एक सब्सटेंस को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसपोर्ट करेगा, एटीपेज पंप। ये आपको समझा रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि कैसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह सब। अब हम फिर से बात कर रहे हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अलावा क्या क्या होता है। यहां देखिए इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल प्रोटीन। और इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या क्या होता है, एक क्या होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक क्या होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो हम यहां लिख रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल का मतलब आप जानते हैं इंटीग्रेशन, किसी एक दूसरे चीज से जुड़ना। ठीक है, तो इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन, दूसरे चीज से जुड़ना। अब इसमें हम बता रहे हैं कि यहां पे कौन सा लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में इंटीग्रेटेड है, उसमें जुटा हुआ है कौन सा प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। और वो दो तरह का होगा, कौन कौन सा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा क्या होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है इसको समझिए। अगर पूरे बाइलेयर में यहां से लेके यहां तक पूरा इसमें इंबेडेड है प्रोटीन, इस साइड से उस साइड तक, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन अगर कुछ आधा ही है इंबेडेड, ये देखिए जैसे, ठीक है, आधा ही है पूरा लेंथ में, मेम्ब्रेन के पूरे थिकनेस में नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, या पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं इसको। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन आपको समझ में आया। फिर इसके बाद हमको आगे क्या समझना है, इसके अलावा सेल में क्या होता है, इसके अलावा सेल में होता है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा, ये अगर फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, इसमें क्या लगा हुआ है, शुगर लगा हुआ है। शुगर क्या होता है, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो शुगर प्लस लिपिड, शुगर प्लस लिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। आप देखेंगे किसी किसी साइड बुक में, एक्स्ट्रा बुक में आपके सेल मेम्ब्रेन से ग्लाइकोलिपिड लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर प्रोटीन है तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि शुगर प्लस लिपिड क्या हो गया, शुगर डायरेक्टली लिपिड से जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड। शुगर किससे जुड़ा हुआ है, अगर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, जैसे देखिए ये प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, और इस पे यहां से शुगर जुड़ा हुआ है, तो शुगर प्लस प्रोटीन क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। शुगर प्लस प्रोटीन, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइको प्रोटीन।
ठीक है। तो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है शुगर तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से जुड़ा हुआ है शुगर तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और लिपिड बाइलेयर आपको दिखा दिया, एक ऊपर एक नीचे। इसके अलावा एक पॉइंट और आप याद कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज हम आपको लिख देते हैं यहां पे। कोलेस्ट्रॉल, याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता है, प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता है। तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिए कि सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसे एक्सप्लेन किया है, ये आपको समझा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सेल और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। आइए देखते हैं, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो राइबोसोम का काम क्या है, आप जानते हैं। राइबोसोम के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या जानेंगे, राइबोसोम जो होता है वो ऑर्गेनेल, ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेन, इसको हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन आप जानते हैं, फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए 30S, ये 50S राइबोसोम, 60S, 40S राइबोसोम, ये सब इसको हम नहीं बता रहे, ये लोग आप लोग पहले से जानते हैं राइबोसोम क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम अगर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसके बाद हम इंक्लूजन बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंक्लूजन बॉडी आप लोग पहले नहीं पढ़े थे, लेकिन राइबोसोम के बारे में तो पहले से जानते हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है कि मान के चलिए अगर सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और उस सेल को अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं वाला, बाहर से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाना उसको नहीं मिल रहा है अगर फेवरेबल कंडीशन में, तो वो क्या चाहता है कि उसके पास जो फूड हो उसको स्टोर करके रखे। क्या करे वो, स्टोर करके रखे, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में काम आए। तो उस फूड को स्टोर करने के लिए जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कि क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखेगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा क्या होता है, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, जिसको कि हम फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दूसरे नाम से आएगा तो क्या बोलेंगे उसको, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। मतलब इसमें न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, सिंगल क्रोमोसोम होता है। जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें वेरी करता है नंबर क्रोमोसोम का, जैसे हमारे अंदर कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, किसी के अंदर 12 क्रोमोसोम होगा, किसी के अंदर 14 क्रोमोसोम होगा। जैसे आप जानते हैं पी प्लांट, मटर के पौधे में कितना होता है, 14 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोकैरियोट में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। और इस क्रोमोसोम के अलावा ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको इंक्लूजन बॉडी बोला है। कौन से ग्रेन्यूल्स हम बताएं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स वगैरह सब, ये सब स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है। क्या है, कौन सा ग्रेन्यूल्स है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, मतलब स्टोर करके रखता है कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस को, जिसकी जरूरत उसको बाद में कभी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसको बोलते हैं, कि जो न्यूक्लियस से अटैच है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे हम बनाते हैं, जैसे मान चलिए ये सेल है, ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लगा हुआ क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ क्या होगा, गोल्जी बॉडीज होगा। गोल्जी बॉडी से लगा हुआ क्या होगा, लाइसोसोम होगा।
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों बोलते हैं इसको समझिए आप। इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से जब राइबोसोम, न्यूक्लियस में क्या होगा, राइबोसोम बनता है। कहां से बनता है, न्यूक्लियोलस से बनता है। तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस है उससे जब राइबोसोम बनेगा तो वो राइबोसोम बाहर निकलेगा, वो राइबोसोम आके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगेगा और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अब उस प्रोटीन में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, क्या करना है, अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो प्रोटीन में मॉडिफिकेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। जैसे प्रोटीन से क्या बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, तो मतलब उसमें ग्लाइकोजन ऐड करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। फिर गोल्जी बॉडी के बाद उसमें उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे माइक्रोट्यूबुल, ट्यूबुलर प्रोटीन होते हैं जो डाइनिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, वो सब ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको सेल में एक जगह से दूसरे जगह। जैसे ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं, ये उठा के ले जाएगा, इधर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचाना है अगर कुछ सामान को, ठीक है, तो यहां लेके चले आए। ये हम इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है। फिर हमारा क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ही फॉर्म होता है, गोल्जी बॉडी से ही बनता है वेसिकल। ये चीज हम बात कर रहे थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। सब शॉर्ट में हम बता रहे हैं इसको आपको, आप लोग पहले से जानते ही हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस आपको छोटा छोटा चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लियस का फंक्शन बताओ, तो आराम से बता देंगे आप। न्यूक्लियस मास्टर ऑर्गन होता है सेल का, मतलब सारा कंट्रोल सेल का किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। सेल के अंदर कौन सा एक्टिविटी होगा, कौन सा एक्टिविटी नहीं होगा, कब प्रोटीन बनाना है, कब कार्बोहाइड्रेट बनाना है, कहां पे कौन सा एंजाइम पहुंचाना है, कैसे रेगुलेट होगा, वो रेगुलेटिंग फैक्टर रिलीज करता है न्यूक्लियस। तो इसलिए न्यूक्लियस क्या हो गया, मास्टर ऑर्गन हो गया, मास्टर ऑर्गेनेल हो गया सेल का, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बताओ, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीज है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में अंतर क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक, ये सब स्ट्रक्चर वगैरह सब आप पहले से जानते हैं, ठीक है। जो मेन चीज पूछा है, जैसे ये क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है, जैसे एस्टेरॉयड का सिंथेसिस करता है, कुछ टॉक्सिन का सिंथेसिस करता है। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, ये फंक्शन हो गया। ये सब आप बता सकते हैं। इसी तरह से आपसे कोई पूछेगा गोल्जी बॉडी का फंक्शन बताओ, तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन आप क्या बताएंगे, मॉडिफिकेशन। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। तो पैकेजिंग ये बता रहे हैं डायरेक्टर ऑफ सेल, प्रतिमा कुमारी। न्यूक्लियस क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ सेल होता है, बिल्कुल सही। गोल्जी बॉडी क्या है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। किस चीज का पैकेजिंग और किस चीज का मॉडिफिकेशन, जो भी सब्सटेंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना हो या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना हो, उसका पैकेजिंग करना और उसमें मॉडिफाई करना। अगर प्रोटीन बना है उससे हमको ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, तो उसको मॉडिफाई कौन करेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, ये गोल्जी बॉडीज करेगा। समझ पा रहे हैं आप। तो ये आपका गोल्जी बॉडी का काम हो गया। लाइसोसोम आप जानते हैं, लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल नेचर का होता है, ऑटोफेजी करता है, ठीक है। लाइसोसोम में लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऑटो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है सेल का। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, आप लोग पहले बनाए भी होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इस डायग्राम में, ढंग से पता नहीं चलता, ये 3D डायग्राम है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर क्या क्या होता है आप जानते हैं, क्रेब्स साइकिल होता है। हम लोग ये नहीं बता रहे कि इसको एटीपी हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसमें एटीपी बनता है, ये सब आप बचपन से जानते हैं।
जो चीज नहीं जानते हैं, जो चीज आप पढ़ना है 11th में, जो नया चीज है, एडवांस चीज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रेब्स साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लिंक्ड रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग जानते होंगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, लिंक रिएक्शन होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, तो क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन ये दोनों कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म है इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है आपको? तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होता है, लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होता है, ये डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आपको यहां बता देते हैं, फिर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाएंगे वहां भी बताएंगे, तो ज्यादा याद रहेगा तो आपको गलत नहीं करेंगे आप लोग नीट में। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में स्ट्रक्चर होता है F0 F1 पार्टिकल, यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ETS में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस है, खुद का प्रोटीन रिक्वायरमेंट खुद के इससे क्रोमोसोम से सिंगल सर्कुलर डीएनए से बना लेता है। इसको जो भी प्रोटीन चाहिए, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स चाहिए, वो सब अपने खुद के डीएनए से ये बना लेता है, न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट बहुत कम रहता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे डायग्राम, वो क्या है आपका 3D व्यू है, तो उसमें आपको ढंग से पता नहीं चलेगा। ये आपका दो डबल मेम्ब्रेन तो लेयर होता है, तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन कौन से पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लास्टिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हम बता रहे हैं आपको। क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से स्ट्रोमा होता है, इसको समझिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो वाटरी फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसको बोल दिया मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है आपको? अब इसके अंदर जो ये क्वाइन शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलेक्वाइड। क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड। क्वाइन शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, थाइलेक्वाइड। अब इस क्वाइन शेप स्ट्रक्चर से एक क्वाइन शेप, दो क्वाइन शेप, तीन क्वाइन शेप, चार क्वाइन शेप, बहुत सारा क्वाइन शेप स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होता है, एक दूसरे के ऊपर जमा होता है। ठीक है, तो इस सब को एक साथ अगर आपको नाम दिया जाएगा, इस पूरे का एक साथ नाम क्या होता है, ग्राना थाइलेक्वाइड। ग्राना थाइलेक्वाइड, सबको एक साथ बोलेंगे तो ग्राना थाइलेक्वाइड, और सिर्फ एक किसी एक क्वाइन को बोलेंगे तो ग्रानम थाइलेक्वाइड। ग्रानम, ग्रानम वर्ड जो है वो सिंगुलर वर्ड है, और ये ग्राना जो है वो प्लूरल वर्ड है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ग्राना क्या है, प्लूरल वर्ड है, और ग्रानम क्या है, सिंगुलर वर्ड है। अब क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन आपसे ये नहीं आएगा कि क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन ये आएगा आपको, क्योंकि उसको ये थोड़ी पता है कि हम सेल बायोलॉजी से पूछ रहे हैं, ये लोग सिर्फ सेल बायोलॉजी पढ़े हैं। उसको नीट वालों को ये भी पता है कि उन्होंने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा है। तो वो पूछेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन यानी कि C3 साइकिल, C4 साइकिल वगैरह सब कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में डार्क रिएक्शन होगा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, इसके थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। तो क्या क्या क्वेश्चन आपको नीट का, सारा क्वेश्चन हम नीट का आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है नीट में, इसलिए हम बता रहे हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको बताएंगे कि कैसे बनता है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन में वाटर का ब्रेकडाउन होता है, तो वेयर इन द क्लोरोप्लास्ट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर अकर्स, तो कहाँ होगा, ल्यूमेन में होगा। ये सब क्वेश्चन है जो कि दोनों चैप्टर से रिलेट करके है। अभी क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता देते हैं, फिर वहां जाके बताते हैं कि इसके अंदर वो होता है, लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, ऐसे होता है, तब तक आप स्ट्रक्चर भूल चुके होते हैं। तो उसको हम दोनों को एक साथ बता रहे हैं, फिर फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाएंगे तो वापस इस चीज को लेके पढ़ाएंगे, तो दोनों आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा लेमिला। एक ग्राना को दूसरे ग्राना से जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा लेमिला। और अभी अभी आपको हम बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का क्रोमोजोम होता है, उसके पास अपना खुद का क्रोमोजोम होता है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को भी क्या बोलते थे हम, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते थे। क्या बोलते थे, इसके पास अपना खुद का क्या होगा, क्रोमोजोम होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, खुद का डीएनए होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का खुद का जो प्रोटीन, खुद का जो एंजाइम बनाना है वो मैक्सिमम अपने खुद से बना लेता है, वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। क्लियर है आपको। तो क्या क्या बताया आपको हम आज, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले बताया व्हाट इज सेल, सबसे पहले क्या बताया, व्हाट इज सेल। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद हम क्या बताए थे, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में सेल थ्योरी बताया था। सेल थ्योरी में दो बात याद रखना है। सेल थ्योरी पहले एमजे स्क्लेटन और मैथियास ने दिया था, तो उसका क्या कहना था, टी स्वान और स्क्लेटन का। तो स्क्लेटन और स्वान का क्या कहना था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने इसको और मॉडिफाई किया, और मॉडिफाइड सेल थ्योरी आपको पढ़ाया जाता है कि सेल फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने पहले सेल थ्योरी में बस ये बताया गया था कि सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। दूसरे सेल थ्योरी में ये जोर दिया गया कि सेल फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रुडोल्फ विर्चो का सेल थ्योरी है। उसके बाद आपको हम बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आप लोग पहले से भी जानते थे, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको हम बताए। उसके बाद आपको हम क्या बताए, सेल इनवेलप। सेल इनवेलप में आपको क्या क्या बताए थे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ओमनिस सेलुला ओ सेलुला, ओमनिस सेलुला ओ सेलुला, एक्स विवो ओमनिस विवो एक्स विवो। तो मतलब सेल फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनिस सेलुला ओ सेलुला, इस वर्ड का मतलब क्या है, सेल फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर हम आप लोग को सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बता चुके हैं, ठीक है। सेल वॉल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह सब बता दिए। फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात किए थे, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा मॉडल है, सिंगल और निकोलसन का 1972 का मॉडल है, कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड। फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, लिक्विड, एनीथिंग विच फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड गैस फ्लो करता है तो क्या बोल देंगे उसको, फ्लूइड बोल देंगे। एनीथिंग विच फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। क्लियर है आपको। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये मोज़ेक मतलब बीच बीच में कुछ पैचेज है, ठीक है। तो पैचेज किसका है, प्रोटीन का है। हम बताए थे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होगा, उसमें इंटीग्रल प्रोटीन होगा। इंटीग्रल प्रोटीन दो तरह का होगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अलावा हम बताए थे कि अगर शुगर लगा हुआ है लिपिड से तो क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोलिपिड। और अगर प्रोटीन लगा हुआ है लिपिड से तो उसको क्या बोलेंगे, लाइपोप्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन क्या बोलेंगे, लाइपोप्रोटीन।
और शुगर से प्रोटीन लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये सब नाम कैसे पढ़ा ये आपको बता दिए थे, पेरिफेरल प्रोटीन। उसके बाद हम लोग बात किए थे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी का, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स वगैरह की बात किए। फिर राइबोसोम का फंक्शन आपको बताया, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर आपको बताया इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका, उसके बाद क्या बताए थे आपको, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद आपको हम बताए थे गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज के बाद क्या है, लाइसोसोम। इसके बाद हम लोग बात किए माइटोकॉन्ड्रिया का, और सबसे बाद में बात किए क्लोरोप्लास्ट का। तो ये चैप्टर इसलिए हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, सारा चीज कवर नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पहले से ये सब चीजें पता है, ठीक है। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, इसलिए इसको थोड़ा सा तेजी से भगा रहे हैं। आपको एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ अच्छे से समझाए थे, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और एनाटॉमी में जितना भी चीज पढ़ाए थे उसको हम टाइम लेके पढ़ाए थे। ये सेल चैप्टर आपको पहले से पढ़ा हुआ है, इसीलिए इसको थोड़ा सा भगा के चल रहे हैं। तो इसलिए इसको हम ले रहे हैं क्योंकि ये सब चीज आप लोग पहले से किया हुआ है और आराम से बुक पढ़ के कर सकते हैं। फिर भी डाउट आएगा तो आप लोग साथ में पूछिएगा। कल हम लोग क्या करेंगे, साइटोस्केलेटल एलिमेंट, सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर ढंग से समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सेल। फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, सेल डिवीजन। क्लियर है? तो तब तक के लिए नमस्कार। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।